हेलो, आज हम बीएससी पार्ट 3 के ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक पेपर के एलपीपी की सीरीज चल रही है हमारी, जिसमें हम सिंप्लेक्स मेथड पढ़ रहे हैं। सिंप्लेक्स मेथड के अंदर हमने 2-3 क्वेश्चंस तो शायद कर लिए हैं, जिसमें कि हमारे स्लैक वेरिएबल्स आए थे और स्लैक वेरिएबल्स का यूज हमने किया था। सरप्लस वेरिएबल का क्वेश्चन शायद अब आएगा, तो उसके पहले थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूंगी। स्लैक वेरिएबल जब लिए थे हमने, जबकि हमारी लेस देन की कॉन्स्टेंट्स हमारे लेस देन और इक्वल टू 0 वाले थे, लेकिन अगर हमारी ग्रेटर देन या इक्वल टू वाली प्रॉब्लम हो, जो कॉन्स्टेंट्स में हमारी जो इनइक्वलिटीज आएंगी उसमें अगर हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, तो ग्रेटर से हमें उसमें स्लैक कोई भी पॉजिटिव वेरिएबल को माइनस करना होगा, तो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म्ड नहीं होगी। तो उसके लिए हम एक नया वेरिएबल, जिसको कि हम आर्टिफिशियल वेरिएबल कहते हैं, वो पॉजिटिव होगा, उसे हमें ऐड करना होगा, जिससे कि हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म्ड होगी। इसके बारे में जो डिटेल है वो मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगी उसी समय मैं बता दूंगी। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम अपनी बेसिस मैट्रिक्स में या स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म्ड करने के लिए यूज में लेते हैं। बाकी उनका कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं होता है। और हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर एक बहुत बड़ी लार्ज प्राइस ले लेते हैं, हम एम उसकी बड़ी लार्ज प्राइस लेते हैं और उसको धीरे धीरे हम अपने इटरेशन जैसे जैसे हम इम्प्रूव करते हैं अपनी सॉल्यूशन को, उसकी प्राइस कम होती जाती है और जब लास्ट में 0 हो जाती है हम उस वेरिएबल को डिलीट कर देते हैं हमारी टेबल में से। वो अभी मैं आगे जब सब क्वेश्चन करूंगी तब मैं बताऊंगी। अब ये है कि जब हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाता है, उस समय अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल हमारी बेसिस मैट्रिक्स में होता है, तो हम ये कहेंगे कि इस प्रॉब्लम का फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर्स इन द बेसिस व्हेन ऑप्टिमलिटी इज सेटिस्फाइड. It indicates that the given problem has no feasible solution. Second, in case if all the elements of the incoming vectors are negative, then outgoing vector cannot be selected. Hence, in this case, हाँ, इसका मतलब ये है कि जब हम हमारा इनकमिंग वेक्टर देखते हैं zj माइनस cj, जब हमारा लेस देन और इक्वल टू 0 होता है, तो उसमें हम मोस्ट नेगेटिव देखते हैं वैल्यू कौन सी है, zj माइनस cj की, और जो मोस्ट नेगेटिव वाला कॉलम होता है उसको हम कहते हैं ये इनकमिंग वेक्टर है। तो इनकमिंग वेक्टर तो हमने सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए कोई भी xj है हमारा इनकमिंग वेक्टर है। अब अगर एक वेक्टर एंटर्ड कर रहा है बेसिस के अंदर, तो एक को आउटगोइंग आउट भी होना है उस बेसिस मैट्रिक्स के अंदर से। और अगर उस इनकमिंग वेक्टर के जो एलिमेंट्स हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स के अंदर वो अगर नेगेटिव हैं, तो हम सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं कि हम किस वेक्टर को आउटगोइंग वेक्टर या डिपार्टिंग वेक्टर बनाएं। ऐसी सिचुएशन में हमारा ये जो कॉलम है, इन केस इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द इनकमिंग वेक्टर्स आर नेगेटिव, then outgoing vector cannot be selected. Hence in this case the solution is unbounded हो जाता है। फिर एक और है, when zj minus cj is equal to delta j is greater than or equal to 0 for all j, then the solution is optimal. If for any vector zj minus cj is equal to 0, तो सपोज करो j इक्वल टू 2 ले लिया हमने, तो जैसे z2 माइनस c2 हमारा 0 है, तो सेकंड मीन्स x2 हमारा वेरिएबल बेसिस मैट्रिक्स में होना चाहिए। अगर वो बेसिस मैट्रिक्स में नहीं होता है, दैट इज इफ डेल्टा 2 इक्वल टू 0 मीन्स सेकंड कॉलम वेरिएबल x2 मस्ट बी प्रेजेंट इन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अगर वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन में नहीं होता है, इसका मतलब ये है
कि ये जो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आया है वो हमारा यूनिक नहीं है, एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी इसका है जिसमें कि x2 होना चाहिए। If x2 is not present and delta 2 equal to 0, therefore there is an alternate optimal solution exist, means ये जो उस पोजीशन पे जिसमें कि डेल्टा 2 0 आ रहा है और x2 बेसिस में नहीं है वो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, मीन्स इसका कोई ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी होगा। इसी तरह फॉर स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल्स वी असाइन 0। हाँ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर हम स्लैक और सरप्लस वेरिएबल की जो कॉस्ट लेते हैं वो हम 0 लेते हैं, 0 इंटू S1 प्लस 0 इंटू S2 एंड सो ऑन। इस तरह जितने भी हमारे ये स्लैक या सरप्लस वेरिएबल्स होते हैं। अब जब हम आर्टिफिशियल वेरिएबल भी उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें उसकी भी कॉस्ट लिखनी पड़ेगी, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर। तो फॉर स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल्स वी असाइन 0 कॉस्ट इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन चाहे वो मैक्सिमम का हो या मिनिमम का हो, हम स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स की जो कॉस्ट लेते हैं वो 0 ही लेते हैं। देयर इज ए मेथड नोन एज बिग एम मेथड। बिग एम मेथड वी असाइन आर्टिफिशियल वेरिएबल अ पेनल्टी in the objective function to force them to 0 level at a later iteration of the simplex or algorithm. Such penalty, वो जो कि मैंने भी बताया था कि एक लार्ज प्राइस होती है, बहुत बड़ी कॉस्ट होती है, is taken as very high और large negative price। उसकी हम m एक बड़ा अमाउंट ले लेते हैं और हम उसको माइनस m लिख देते हैं, सी माइनस m which is given to each artificial variable in the objective function in case of maximization, और प्लस m if the problem is of minimization। लेकिन जब प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की होती है तो हम उसको मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके और फिर सॉल्व करते हैं। तो जब हम उसको मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में करेंगे तो कॉस्ट भी हमारी, जैसे कि हम प्लस 0 1 प्लस माइनस माइनस कर देते हैं और स्लैक और सरप्लस के 0, तो जो m इसकी कॉस्ट है वो हमारी माइनस m। और अगर हम आर्टिफिशियल जैसे स्लैक और सरप्लस वेरिएबल को हम S1 S2 से या कहीं कुछ बुक्स में अल्फा 1 अल्फा 2 से लेते हैं तो आर्टिफिशियल वेरिएबल को हम बीटा 1 बीटा 2 से ले लेते हैं या A1 A2 से ले लेते हैं। S1 S2 से लेने से हमें एकदम से पता चल जाता है S पर स्लैक या सरप्लस वेरिएबल, और A1 और A2 लेने से हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल पता चल जाता है। अगर ऐसा नहीं भी हम करते हैं तो हम उसमें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 हम स्लैक या सरप्लस वेरिएबल के लिए ले लें और बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को डिनोट करने के लिए ले सकते हैं। तो ये सारी जो अभी मैंने ब्रीफ किया है ये सारा, अब जो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिंप्लेक्स मेथड से मिनिमाइजेशन का, जिसमें कि हमारे सरप्लस वेरिएबल हम यूज में लेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाला है, या ग्रेटर देन का है तो उसमें हमको माइनस करना पड़ेगा, तो उससे जो कोफिशिएंट आएगा वो -1 का आएगा। लेकिन हमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स में 1 0 0 0 1 0 वाली फॉर्म चाहिए, तो हम उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। थैंक यू।